हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है किगाली अमेंडमेंट पे कि इंडिया ने फाइनली किगाली अमेंडमेंट को रैटिफाई कर दिया है। ये अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेके हुई थी। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अभी देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, एक इन्वायरमेंट सीरीज बीच में मैंने शुरू की थी। थोड़े से लेक्चर्स उसके मैंने बनाए थे, आई थिंक 15-20 लेक्चर्स। उसमें सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे। मॉन्ट्रियल किगाली एग्रीमेंट, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे हम करंट अफेयर के हिसाब से बात करेंगे। अगस्त 18 को यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने फाइनली किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है। रेटिफाई करना है, कोई भी देश जब किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को कंसेंट देता है अपने कंट्री में कि हम इसकी पार्टी है, हम इसको फॉलो करेंगे, राइट, तो उसको रेटिफाई करना बोलते हैं। और ये जो किगाली अमेंडमेंट है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए है। यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की बात जो है वो की जाती है। डिटेल में इसकी आपको बताऊंगी। रेटिफिकेशन देखिए, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की जो उसकी मेंबर स्टेट्स हैं वो कैसे करते हैं। पहले तो नेगोशिएशन होती है, फिर अग्रीमेंट होता है, ऑन टेक्स्ट कागजात जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, फिर सिग्नेचर जो हैं वो किए जाते हैं कि हम इसको रेटिफाई करेंगे। अपने देश में इसको अप्रूव करवा के सिग्नेचर्स किए जाते हैं। फिर उस फोर्थ लेवल पे जो देश का लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो उसको अप्रूव करती है, जैसे पार्लियामेंट हो गई या आपके रीजनल पार्लियामेंट्स हो गई। उसके बाद अप्रूवल बाय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के जैसे सिग्नेचर्स होंगे, उसमें जो भी सिग्नेचर्स रेटिफिकेशन में चाहिए वो लेंगे। और उसके बाद वो अग्रीमेंट जो है, वो देश जो है वहाँ पे वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट फोर्स में आ जाता है, यानी इम्प्लीमेंट फाइनली हो जाता है। तो ये पूरा आपका रेटिफिकेशन का प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, इसके बारे में आप इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ सकते हैं। इंडिया डिसाइड्स टू रेटिफाई किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी हम डिस्कस तो करेंगे ही। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आया। अब देखिए, ये कोई क्लाइमेट अग्रीमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हम अर्थ को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होंगे या केमिकल्स होंगे, उससे अर्थ को बचाएंगे। कौन से सब्सटेंसेस हैं ये? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या आप इनको CFCs बोलते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर्स में पहले ये होते थे, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में ये आपको मिलेंगे। तो पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बस यही डिसाइड किया गया था, हम ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल से अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर ये जो यूज था CFCs का, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ था, ओजोन में होल हो गया था। अब होल एग्जैक्टली होल नहीं है ओजोन में, इस पे सवाल आता है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो गई थी। उसकी वजह से हार्मफुल रेडिएशंस जैसे कि UV रेज अर्थ पे आ रही थी, और ह्यूमंस की हेल्थ को उससे खतरा हो रहा था, प्लांट्स को खतरा हो रहा था, प्रॉब्लम्स, हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट हो रहे थे। तो ये हार्मफुल रेडिएशन अर्थ पे आ रही थी जो कि पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स लेके आ रही थी, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कहीं पे अगर अर्थ जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग हो जाएगी, वहाँ से आपकी हार्मफुल रेज जो हैं वो अर्थ तक पहुँचेंगी। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो कैसे इफेक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर को? जो आपकी सनलाइट आ रही है कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हीट को, लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क। सब्सटेंसेस लाइक CFCs डिप्लीट द ओजोन लेयर। एक तो वैसे ही उसको डिप्लीट करेंगी, वहाँ से UV रेज आएंगी। उसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं जो कि कैच करेंगे उसको, वो अर्थ को गर्म करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इस तरह से आपका जो क्लाइमेट है वो वार्म हो रहा है। अब फ्लोरोकार्बन्स में क्या क्या आता है? CFCs, HCFC, HFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आप देख सकते हैं, ये सब फ्लोरोकार्बन्स हैं आपके। अब HFCs क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन तीनों मिलेंगे। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हमने उनकी जगह सब्सटीट्यूट यूज़ करना शुरू किया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हमने कहा भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन को नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम उसका सब्सटीट्यूट यूज़ करेंगे, जो हो गए आपके HFCs। लेकिन HFCs के केस में अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहे थे? ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए था कि हम ओजोन को बचाएंगे। अब हमने उसका सब्स्टिट्यूट HFC यूज करना शुरू किया, तो ये HFC क्या करने लग गए? ये ग्लोबल वार्मिंग करने लग गए।
ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताया वो सब्सटेंसेस हैं जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक माने जाते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है। इनफैक्ट यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, द एवरेज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 22 ऑफ मोस्ट यूज्ड एचएफसीज इज अबाउट 25,000 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से 2500 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है। क्या आप ये समझ सकते हैं? 2500 टाइम्स एक कार्बन डाइऑक्साइड जितना नुकसान कर रहा है, उसे इनटू उससे मल्टीप्लाई बाय 2500 नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतने गुना ज़्यादा। तो ये चीज़ इन्होंने देखी उन एचएफसीज में जो बहुत मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं। ग्लोबल एचएफसी कंजम्पशंस आप देखेंगे सॉल्वेंट में यूज़ होते हैं, फायर रिटार्डेंट्स, एरोसोल्स, फोमिंग एजेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग, ये रेफ्रिजरेशन, इनमें आपके एचएफसी यूज़ होते हैं। अब ये जो कन्वेंशन है 1985 में अडॉप्ट किया गया, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ओजोन, ये मॉन्ट्रियल की बात हम कर रहे हैं कि ओजोन लेवल पे बात की गई कि ओजोन होल हो रहा है, और इंडिया पार्टी बन गया कब? 1992 में, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी तक हमने मॉन्ट्रियल की बात की कि मॉन्ट्रियल में हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को देखा नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिसाइड किया हम अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट एचएफसी यूज करना शुरू कर दिया। अब मेजर कंसर्न क्या था? जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया गया सीएफसीज को एचएफसी से, जो कि अब एचएफसीज एटलीस्ट ओजोन लेयर को हार्म नहीं पहुंचा रही थी लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कर रही थी। तो मतलब एचएफसी एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रही है और दूसरी प्रॉब्लम को जनरेट कर रही है। अब इसके लिए हम क्या करें? अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर तो एचएफसीज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर उस पर काम करेंगे तो हम एचएफसीज का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने किगाली अमेंडमेंट लाया। ये अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया कि सीएफसीज के साथ साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं इनको भी एलिमिनेट करना है। ये है आपका किगाली अग्रीमेंट, किगाली अमेंडमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई। नाउ इज इट क्लियर कि सीएफसीज को हम मॉन्ट्रियल में हटा रहे हैं लेकिन एचएफसीज को मॉन्ट्रियल के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम अमेंडमेंट लेके आए। सो 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में 197 कंट्रीज ने ये अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया कि हम एचएफसीज को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किगाली में रुवांडा में साइन किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, उसके अंदर इसको हम फेस डाउन करेंगे, इनकी प्रोडक्शन कम करेंगे और धीरे धीरे खत्म, एलिमिनेट करेंगे। तो किगाली अमेंडमेंट क्या हुआ? रुवांडन कैपिटल अक्टूबर 2016 में इसको वहाँ पे नेगोशिएट किया गया कि ग्रेजुअली फेस डाउन करेंगे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, एचएफसीज को, जो ये हम सीएफसीज की जगह फ्रिज में, एसीज में, फोमिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो किगाली एग्रीमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था उस टाइम जितना टेम्परेचर है हम उसको अराउंड 2 डिग्री तक ही लेके जाएं। ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस हमारा इंक्रीज हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। अब किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यही है, अगर आपसे कोई भी पूछे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हमने हटाना है क्योंकि ये प्लैनेट को वार्म अप कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, ये देखिए अगर आप यूएन इन्वायरमेंट की साइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से ये गाइडलाइंस इसकी फ्रेम हुई। 2018 में 16 में किगाली एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया, फिर गाइडलाइंस हुई आपकी, फिर एंट्री इनटू फोर्स, लाइसेंसिंग हुई। तो हम चाहते हैं कि 2047 तक हम एचएफसी को फेस आउट कर दें, कंप्लीटली इसको ख़त्म कर दें। तो अब इसमें जो सिग्नेटरी पार्टीज़ हैं, जो देश हैं, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है, और अगर आप देखेंगे इसमें इंडिया, चाइना, यूएस सब अलग अलग ग्रुप्स में हैं। पहला ग्रुप है रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जैसे कि यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के देश आ गए, जो कि इसको फेस डाउन करना शुरू कर देंगे 2019 में। 15% जो 2012 के लेवल्स थे उससे 15% नीचे ले आएंगे बाय 2036। सेकेंड ग्रुप में है आपके इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, ब्राज़ील, और उसके बाद कुछ अफ्रीकन देश। चाइना, ब्राज़ील आपके सेकेंड ग्रुप में आते हैं, जो कि 2024 से शुरू करेंगे इसको फेस डाउन करना, और 2021 लेवल्स जो हैं उससे 20% नीचे लाएंगे बाय 2045। थर्ड ग्रुप है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का, जिसमें आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पे गर्म रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान,
ईरान, सऊदी अरेबिया जो फेस डाउन करना शुरू करेंगे 2028 से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया हमारा थर्ड ग्रुप में है, और इसको रिड्यूस करेंगे 15% 2024-26 लेवल से। 2047 का डेडलाइन हमारे लिए है। तो अल्टीमेटली आपका किगाली एग्रीमेंट के लिए 2047 ही डिसाइड किया गया है, जब हमको कंप्लीटली फेस आउट करना है इसको। तो क्या क्या इसमें डिसाइड किया गया है कि हम इसको फेस डाउन करेंगे, जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट रेटिफाई करेंगे। तो इंडिया ने अब इसको फाइनली रेटिफाई कर दिया है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि इंडिया ने रेटिफाई किया है, किगाली एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के लिए कब से लागू होता है। अब एज पर किगाली एग्रीमेंट इंडिया विल कंप्लीट इट्स फेस डाउन इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में हम फेस डाउन करेंगे, लेकिन किस तरीके से 4 स्टेप्स में फ्रॉम 2032 ऑनवर्ड्स। देखिए कैसे 2024-26 लेवल 2032 तक इस लेवल से हम इसको 10% कम करेंगे, फिर 20%, 30% और बाय 85% 2047 तक। तो इस तरह से इंडिया ने ये चीज़ डिसाइड की है। तो ऑलरेडी हम इस तरह के कुछ प्लान्स लेके आए हैं। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है, इसको 2019 में रिलीज़ किया गया। मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि इस पर डिटेल में भी वीडियो मैंने बनाई है, या किसी और फैकल्टी ने स्टडी IQ पे बनाई है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं इन डिटेल, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है, 20 ईयर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP रिलीज़ किया गया था 2019 में, जहाँ पे बताया गया था कि कूलिंग हमारी डेवलपमेंटल नीड भी है, लेकिन हमने इसको एड्रेस करना है क्योंकि कूलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग से, ट्रांसपोर्ट से, कोल्ड चेन से, लेकिन सस्टेनेबल एक्शंस के साथ। तो यहाँ पे बहुत से स्टेप्स जो हैं इसमें वो लिए गए हैं, और इंडिया ऑलरेडी इस कूलिंग एक्शन प्लान में हम लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स जो हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के, वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं कम्प्लीटली। अब आपके लिए सवाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड, किस में यूज होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स। ये सवाल देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर आया भी है ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में। इन प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, आई थिंक यही क्वेश्चन था जो पहले आया है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, बट आई थिंक दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होते हैं? इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, इन क्लीनिंग सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस। तो बताइए कॉमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या है। बाकी आप टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा आपके लिए। देखिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। कोर्सेज हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमारी जन्माष्टमी सेल चल रही है, वैलिड है 31 अगस्त तक सभी कोर्सेज पे। जो स्क्रीन पे नंबर्स आए हैं आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं डिस्काउंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।